Hello everyone, welcome you all again. So as we have started the chapter number 7 that is reaching the age of adolescence, तो हम आज इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो सेकेंडरी से पहले यू शुड नो कि व्हाट आर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, की प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर बचपन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। दे आर नोन एज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, जो हमने 6 चैप्टर में भी स्टडी की थी, वो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर एक्सटर्नल एंड विजिबल। ओके, ये एक्सटर्नल होते हैं, विजिबल होते हैं और हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी टाइम में ये कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। ओके, एंड ऑल्सो दीज डू नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। इनका कोई डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं सेकेंडरी, वो गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग होते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं बॉयज में, ठीक है, फिर हम स्टडी करेंगे गर्ल्स में। तो बॉयज में 5 जो है मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, और इनको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, जो भी आपके ये कैरेक्टर्स है इनको फेस से लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है, फिर नीचे बॉडी पार्ट्स पे जाओ। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो सेकेंडरी करेक्टर है बॉयज में, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर। सबको पता है कि जैसे प्यूबर्टी टाइम में जो बॉयज है वो एंटर कर रहे हैं तो उनकी माउथ स्टिचेस, ठीक है, एंड बियर्ड मतलब दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो फर्स्ट करेक्टर हो गया, अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड माउथ स्टिचेस, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड भी उनके फेस से रिलेटेड है, वो क्या था, हमने स्टडी किया था ना, एक्ने प्रॉब्लम। सो इंक्रीज्ड जो एक्टिविटी है स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स की, दैट मेक देयर स्किन, कैसे हो जाएगी उनकी स्किन, रफ एंड पोरस, एंड दे विल हैव द एक्ने प्रॉब्लम। तो सेकंड पॉइंट भी फेस पे हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जब स्टार्ट करेंगे तो आ जाते हैं नेक पोर्शन पे। तो प्यूबर्टी टाइम में हमने स्टडी कर लिया है कि जो लैरिंग्स है बॉयज का वो विजिबल होता है एक्सटर्नली, दैट इज नोन एज एडम्स एपल, क्लियर। और उनकी जो वॉइस है वो कैसी जाती थी, रफ एंड हॉर्स, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट नेक पोर्शन से लर्न रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट पे अगर आपको याद है तो हमने क्या था कि जो बॉयज के शोल्डर्स होते हैं एंड चेस्ट दैट बिकम वाइडर। तो फोर्थ पॉइंट हो गया शोल्डर्स एंड चेस्ट का। एंड जो लास्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला, वो आप याद रखना कि ग्रोथ ऑफ हेयर इन द अंडर आर्म एरिया, चेस्ट एरिया, एब्डोमेन जो चेस्ट के नीचे का पोर्शन जिसमें पेट भी कवर होता है, ठीक है, एंड द प्यूबिक एरियाज। तो इन 4 एरियाज में हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो दीज आर द 5 करेक्टर्स इन द बॉयज और यू कैन से इन द मेल, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जो कि गर्ल्स में अपीयर होंगे। तो गर्ल्स का भी जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने फेस से चलना है, और एक्ने प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को भी और बॉयज को भी। तो फर्स्ट क्या जाएगा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड रिलीज इन द फॉर्मेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्ने और पिंपल ऑन द गर्ल्स फेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड आता है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो साइज है ब्रेस्ट का वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी टाइम में। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। देन कम टू द थर्ड, दैट इज ग्रोथ ऑफ हेयर इन द अंडरआर्म एंड प्यूबिक एरियाज। बॉयज में 4 एरियाज हमने स्टडी किए थे जिसमें चेस्ट और अब्डोमेन भी आया था। गर्ल के केस में सिर्फ 2 एरियाज होंगे, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द अंडरआर्म एंड प्यूबिक एरियाज। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे, दैट इज जो लो वेस्ट एरिया है, जो हिप्स है, दैट ब्रॉड वो वाइडन हो जाता है प्यूबर्टी टाइम में गर्ल के केस में। फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट पे कि जो फैट डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के कौन कौन से एरिया में, स्पेशली जो हिप्स और थाइस का पोर्शन है वहां पे फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो थोड़े से भारी हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। और लास्ट जो है गर्ल में 6 पॉइंट, जो 6 करेक्टर है वो है ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो हैं गर्ल्स में फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद होगा तो उसके 3 मेन पार्ट हमने स्टडी किए थे, है ना, ओवरी,
देन फिलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस। तो ओवरी तो मेन जो है वो सेक्स ऑर्गन है, उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं फिलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो प्यूबर्टी के टाइम पे उनकी भी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन भी है। सो इसको कवर करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब आप बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि अब प्यूबर्टी का टाइम है, अब इस पार्ट पे ये ग्रोथ होनी चाहिए, इस पार्ट पे ये ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्यूबर्टी टाइम में हमारे फिजिकल और इंटरनल चेंजेस के लिए, वो होते हैं हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन से पहले यू शुड स्टडी कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो टू टर्म्स हैं इनको स्टडी करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड को और फिर हार्मोन को। तो हमारी बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को, सिक्रीशन होता है मतलब जो चीज वो रिलीज कर रहे हैं, जो सब्सटेंस वो अपने आप में से रिलीज कर रहे हैं। दीज आर द ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई इनके पास पाइप या ट्यूब नहीं होती जिसके थ्रू ये अपना सिक्रीशन कहीं पे भेज सके। तो ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड जो भी रिलीज करते हैं अपना केमिकल, उसको ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। तो ब्लड से होता हुआ फिर वो दूसरी बॉडी जो ऑर्गन है उन पे जाता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का समझ में आ गया। ऐसे ग्लैंड्स which release their secretion directly into blood, they are also known as ductless glands। इनकी कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इनका एग्जांपल मैं बता रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। साथ में जो आपकी टेस्टिस एंड ओवरीज है वो ऑर्गन्स तो है ही है, साथ में वो हार्मोन भी रिलीज कर रहे हैं, इसलिए वो भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ पिट्यूटरी सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब बात आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको रिलीज करता है कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दे रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं ना उनको कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन, और यही हार्मोन जो है वो अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं किस पे, हमारी ग्रोथ ऑफ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनकी ग्रोथ पे भी, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। क्या हमने स्टडी करना है अब, रोल ऑफ हॉर्मोन्स किसके लिए, इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपको बिल्कुल ये टर्म क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बच्चों, इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। मास्टर का मतलब है ये हमारे जो बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका ये बॉस है, ठीक है। ये ऑर्डर करता है बाकी ग्लैंड्स को, ये पहले हार्मोन रिलीज करेगा, फिर वो हार्मोन बाकी ऑर्गन को बताएंगे कि अब आपको क्या करना है, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने लिख दिया, उसके बाद एरो लगा दिया, एरो के ऊपर मैं लिख रही हूँ रिलीज हार्मोन्स, ठीक है। रिलीज हार्मोन्स, और कहाँ रिलीज करते हैं ग्लैंड, इनकी कोई डक्ट तो नहीं होती, तो ये सीधे ब्लड में, रिलीज हार्मोन इन ब्लड, ओके। और उसके बाद जब हार्मोन ब्लड में रिलीज कर दिए, फिर वो जाएंगे कहाँ पे, टारगेट साइट्स पे। तो टारगेट साइट्स, अब बोलते ना आपका टारगेट क्या है, मतलब आपको लाइफ में क्या करना है। टारगेट का मतलब है कि ये जो हार्मोन पिट्यूटरी ने रिलीज करी, कहाँ पे जाके एक्शन करेंगे, कहाँ पे जाके ये ऑर्गन पे एक्ट करेंगे। टारगेट साइट से इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करे, वो जाएंगे टेस्टिस में और ओवरीज में। तो जो हमारी बॉडी के मेल बॉडी का टेस्टिस और फीमेल बॉडी की ओवरीज, वहां पे ये पिट्यूटरी के हार्मोन जा रहे हैं और फिर इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं टेस्टिस और ओवरीज को, कि आप क्या करिए। फर्स्ट तो इनका काम होता है स्पर्म बनाना, टेस्टिस का, आप स्पर्म प्रोड्यूस करिए, ठीक है। प्यूबर्टी में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, हमने पढ़ लिया था। और ओवरीज को ये क्या बोलते हैं कि आप जो मैच्योर एग है या मैच्योर ओवम है वो रिलीज करना शुरू कीजिए। एक काम इनका पिट्यूटरी का क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड ये ऑर्डर देते हैं टेस्टिस को कि आप रिलीज करिए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। मेल के अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे ना सेकेंडरी, जो हमने जस्ट अभी स्टडी किए, उनको कंट्रोल करता है, उनको शुरुआत उनकी करता है टेस्टोस्टेरोन, विच इज द मेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल के अंदर ये ऑर्डर देता है टू रिलीज द एस्ट्रोजन,
तो एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, वो किसी भी गर्ल में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी टाइम में उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आप फिर कोई भी चीज ये हॉर्मोन्स रिलेटेड यू कैन इजिली राइट। करना क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करे, उन हार्मोन ने टारगेट किया किसको, टेस्टिस और ओवरीज को, और उनको ऑर्डर दिया कि आप स्पर्म एंड ओवम बनाइए और साथ में अपने अपने सेक्स हार्मोन रिलीज कीजिए, ताकि वो हमारी बॉडी के डिफरेंट टारगेट साइट्स पे जाकर डिफरेंट जगह जहां भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बॉयज के शोल्डर ब्रॉड हो रहे हैं या गर्ल्स के जो हिप्स है वो वाइड हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर सबको कौन दे रहा है, पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी जो है उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और ये हमारे ब्रेन के बेस में होता है ये वाला ग्लैंड पिट्यूटरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सारा मतलब इसमें ये कंक्लूजन है कि सारा जो चेंजेस है फिजिकल है इंटरनल है प्यूबर्टी टाइम में, दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। वो क्या है, हार्मोन से कंट्रोल्ड है, और हमारी बॉडी में जो गर्ल्स की बॉडी है उसमें एस्ट्रोजन होता है हार्मोन मेल, और मेल की बॉडी में जो बॉयज है उनमें टेस्टोस्टेरोन इज द मेन सेक्स हार्मोन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो रिप्रोडक्टिव फेज में नाम से क्लियर है कि रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। अब प्यूबर्टी टाइम में जो मेल एंड फीमेल हैं, जो बॉय एंड गर्ल हैं, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यही हमने अब तक स्टडी किया। अब रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है कि लाइफ में किस टाइम तक, प्यूबर्टी से लेके कौन से टाइम तक जो मेल एंड फीमेल हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इस टाइम तक, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, सो मेल एंड फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होता है। जो ह्यूमन मेल है, ओके, उसमें एक बार प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो गई, जब स्पर्म बनना स्टार्ट हो गए, तो थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी जब तक उनकी है, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म, वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है वो सिर्फ ये रखना है कि आफ्टर द 40 ईयर्स ऑफ एज, उम्र के 40 साल के बाद जो स्पर्म्स की क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है, दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, स्पर्म मेल में बनते रहेंगे उम्र भर, पर जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होगी स्पर्म की, वो 40 साल के बाद डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो जाएगी। तो मेल का तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ह्यूमन फीमेल की। ठीक है, तो जो ह्यूमन फीमेल है, इसका जब हम रिप्रोडक्टिव फेज स्टडी करेंगे तो इसमें हम तीन मेन टर्म स्टडी करेंगे। ओके, जो ह्यूमन फीमेल है स्टूडेंट्स, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होता है टू टर्म्स के बीच में। ठीक है, मतलब फर्स्ट है मिनार्क। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वाइवा में या वन क्वेश्चन जो आंसर है उनमें आ सकते हैं। मिनार्क से लेके मेनोपॉज तक जो फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है। मिनार्क होता है जब किसी गर्ल को, किसी डॉटर को फर्स्ट टाइम लाइफ में पीरियड आते हैं, उसको बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, मिनार्क क्लियर हो गया। और ये जो प्रोसेस है ये अराउंड 12 to 13 ईयर्स ऑफ लाइफ में जनरली स्टार्ट हो जाता है। पहले भी होता है कुछ केसेस में, पर जनरल जो केस है वो 12 to 13 ईयर की एज में दे गॉट पीरियड्स, मिनार्क। क्लियर हो गया, फर्स्ट पीरियड इन गर्ल्स दैट इज नोन एज मिनार्क। ओके, और मेनोपॉज होता है जब पीरियड्स जो है गर्ल्स के वो स्टॉप हो जाते हैं, गर्ल्स नहीं अब वो लेडीज बन जाएंगी, फीमेल। ठीक है, 45 to 50 ईयर्स की एज में, ये भी जनरल एज है, किसी को 100 साल पहले या बाद में भी पीरियड बंद हो सकते हैं। तो मेनोपॉज होता है जब 45 और 50 ईयर्स आती है फीमेल की एज, उस टाइम पे उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। जब पीरियड स्टॉप हो गए उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज। तो जो ह्यूमन फीमेल है उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, वो इन दोनों के बीच में एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद दे आर रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव। ओके, आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज भी क्लियर हो गया, मेनार्क भी क्लियर हो गया। अब हमने जो बात करी पीरियड्स की, अब हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो पीरियड है ह्यूमन फीमेल में, दे आर नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुएशन। अब इसको समझने के लिए ये पीरियड क्यों आते हैं या क्या ये होता है, हमें करना पड़ेगा इसका डायग्राम स्टडी। तो सबको बच्चों को पता है कि लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था बच्चों, ठीक है, यहाँ पे थी आपकी फेलोपियन ट्यूब,
ठीक है, और यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब जो थी वो कनेक्टेड थी ओवरीज के साथ में, यही था ना। इट इज द फीमेल, रफ सा डायग्राम बना दिया मैंने। तो अब ये थी ओवरी, ठीक है, और ये थी फेलोपियन ट्यूब, क्लियर, और ये था यूट्रस। तो अब हर महीने जो फीमेल है प्यूबर्टी के बाद वो एक मैच्योर एग रिलीज करती है, उसकी जो ओवरी है वो मैच्योर एग रिलीज करती है। अब जब एक बार एग रिलीज हो गया ना मैच्योर, तो जो यूट्रस है, ठीक है, जो यूट्रस है वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अब एग रिलीज हो गया है तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है, बेबी बनेगा। तो बेबी कहाँ ग्रो करेगा, स्टडी किया ना हमने, यूट्रस में बेबी की ग्रोथ होती है। तो जो यूट्रस की वॉल्स है ना, जो यूट्रस की वॉल है, वो अपने आप को क्या कर लेती है, थिक कर लेती है, वहां पे सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट कर जाती है। क्यों, ताकि जो बेबी है वो अच्छे से वहां पे ग्रो कर सके। अब 13 टू 14 ईयर्स की जो एज है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। 18 ईयर्स के बाद ही मैक्सिमम जो गर्ल्स है वो कंसीव करती हैं, ठीक है, या उनकी प्रेगनेंसी होती है। तो अब जो एग है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा, यूट्रस में। यूट्रस बेबी की ग्रोथ लिए रेडी है, बट बेबी तो नहीं है। तो वो जो फिर क्या होगा, आफ्टर सम डेज जो यूट्रस की वॉल होगी, जो थिक वॉल होगी ना, जिसमें सेल्स उसने इकट्ठी की थी, तो सेल्स, ठीक है, और कैसे सेल्स होंगी, रप्चर्ड, टूटी हुई सेल, सेल प्लस ब्लड प्लस जो ओवम है या एग है, वो क्या करेगा, वो बॉडी से आउटसाइड फ्लो करेगा थ्रू द विजाइना, ठीक है। जो फीमेल का, गर्ल्स का विजाइना है, उससे ब्लड जो होगा बाहर निकलेगा along with the ruptured or breakdown cells and the ovum. This flow of blood cells and the ovum from the body, ठीक है, through the vagina, this is known as menstruation और period, इसको बोलते हैं menstruation और period। और क्योंकि जो egg है वो बनता है हर 28 और 30 डेज में एक बार, इसलिए ये साइकिल जो है वो हर महीने 30 डेज में, 28 डेज में कंटिन्यू होता है, और इसको बोलते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।